मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज हम बचपनावस्था में शारीरिक विकास पढ़ेंगे। चाइल्डहुड जो कि 2 साल तक की आयु का होता है, उसमें फिजिकल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लंबाई की। जैसा कि हमने पहले भी बात करी है कि जन्म के प्रथम जो 2 वर्ष होते हैं वो शारीरिक विकास की गति में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस समय ये गति बहुत तीव्र होती है। और जन्म के प्रथम 4 माह में जो शिशु है वो सामान्यतः 3 इंच तक बढ़ता है और 8 माह की अवस्था में लगभग 25 से 27 इंच लंबा हो जाता है और 1 साल होते होते लगभग 27 से 29 इंच का हो जाता है और दूसरे वर्ष में लगभग 4 इंच और लंबा होकर 32 इंच तक लंबा हो जाता है। हालांकि ये जो लंबाई है वो बच्चों की सामाजिक व आर्थिक दशा हुई, वंशानुक्रम हुआ और जातीय विभिन्नता के कारण अलग अलग हो जाती है। और ये भी देखा गया है कि जिन बालकों में विशेष शारीरिक रोग या विकृति पाई जाती है उनकी लंबाई कुछ हद तक कम रह जाती है, कुंठित हो जाती है। फिर भार की हम बात करें तो जन्म के तुरंत बाद, क्योंकि नए एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट करता है और सब कुछ उसके लिए नया होता है शिशु के लिए, इसलिए जन्म का जो भार होता है वो कुछ समय के लिए कम हो जाता है। 2-3 महीने तक उसका वेट कम हो जाता है, लेकिन जन्म के चौथे माह के बाद वापस उसके भार में वृद्धि होने लगती है और जन्म के चौथे सप्ताह में वह लगभग जन्म का दुगना भार वापस प्राप्त कर लेता है। फलस्वरूप 4 माह का जो शिशु है उसका वजन लगभग 6.5 से 7 किलो के लगभग हो जाता है और इसी क्रम में वृद्धि करते करते उसका जो जन्म का भार होता है वो लगभग तिगुना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। और दूसरे वर्ष में भार की जो वृद्धि है वो उसकी गति जो है वो थोड़ी सी धीमी होती है, क्योंकि बालक में जो भी एनर्जी होती है वो सब वो फिज़िकल मूवमेंट्स करने लग जाता है, चलने फिरने लग गया, उठने बैठने खेलने लगता है, तो उसमें लगने लग जाती है, तो उसका वेट अगेन थोड़ा कम होने लगता है। और लंबाई के जैसे ही वजन में भी, भार में भी, वेट में भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। और यहाँ मतलब कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा है कि जिन बच्चों के किसी कारण से वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाती, जन्म के बाद माँ का दूध नहीं दिया जाता है, उनका भार सामान्य गति से नहीं बढ़ता है। फिर अगर हम शारीरिक अनुपात की बात करें तो जन्म के बाद बच्चों का केवल जो बच्चे का शरीर है केवल आकार में नहीं बढ़ता, लेकिन उसके जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उनका भी जो प्रपोर्शन है वो भी चेंज होता रहता है और हर ऑर्गन का एक फिक्स टाइम होता है कि किस समय वो अपना प्रॉपर प्रपोर्शन ग्रहण करेंगे। जैसे हम बात करें सिर का जो अनुपातिक विकास है वो जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसके सिर की लंबाई उसके जो बाकी के जो शरीर की लंबाई है उसकी 25% होती है ना, 1:4 हमने बात करी थी। पर 2 वर्ष के बालक के सिर का विकास बहुत तेज़ी से होता है और लेकिन 2 वर्ष का पूरा होने पर यह विकास करीब करीब रुक सा जाता है। और जो चेहरे का जो विकास है, अनुपातिक जो विकास है, वो जन्म के समय जो शिशु का चेहरा सिर की अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि उस समय बालक के दांत नहीं होते हैं। पर 5-6 माह बाद जब दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं तो चेहरे का जो निचला हिस्सा होता है वो काफ़ी भरा भरा सा हमको दिखाई देने लगता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट विकास यहाँ आता है अस्थियों का, बोन्स का। जो शरीर के आकार की तरह ही अस्थियों का विकास भी जो स्टार्टिंग के जो 2 इयर्स होते हैं, प्रारंभिक 2 वर्षों में बहुत तेज़ होता है और उसके बाद फिर थोड़ा धीमा हो जाता है। और जैसे जन्म के समय जो अस्थियाँ बिल्कुल लचीली होती है क्योंकि वो कार्टिलेज से बनती हैं, लेकिन बाद में विकास क्रम में जब इन पर जब कैल्शियम और फॉस्फेट संग्रहित होने लगता है, इकट्ठा होके एक थिक होने वो हार्ड बनाता है बोन्स को, तो वो जो अस्थियाँ होती हैं, बोन्स जो होती हैं, वो मजबूत हो जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि जो अस्थियों की मजबूती के लिए जो बच्चों का आहार है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी सारी चीज़ें होनी चाहिए। जन्म के समय जो शिशु के शरीर में करीब 270 अस्थियाँ होती हैं,
इसके कारण कारण है कि लचीली होने के कारण अस्थियां अलग अलग सी होती हैं, किंतु बाद में जब डेवलपमेंट होने लगता है तो ये अस्थियां आपस में जुड़ जाती हैं और उसमें दृढ़ता आ जाती है। इस कारण से उनकी संख्या कम हो जाती है और जो सामान्य एक वयस्क होता है उसके शरीर में जैसे 206 हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, वैसे फिर बालक की जो अस्थियां हैं आपस में परस्पर मिलकर 206 रह जाती हैं। और इन अस्थियों के विकास के कारण ही जो बच्चा है वो बैठने या खड़ा होने या फिजिकल जो भी एक्टिविटीज़ है, झुकना चलना फिरना के काम करता है ना, और उसमें सक्षम हो जाता है। और जो ये अस्थि विकास में जो लचीली से जो दृढ़ता जो आती है, ये जो है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑसिफिकेशन, जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट की लेयर्स अस्थि के ऊपर, कार्टिलेज के ऊपर लग जाती है और वो कड़क और हार्ड हो जाती हैं। इसी तरह से जब धड़ के आनुपातिक विकास की हम बात करें तो जन्म के समय जो शिशु की छाती वैसे गोलाकार सी और गर्दन छोटा और कंधे ऊंचे से होते हैं, लेकिन इसमें बचपनावस्था के विकास में ये सर व धड़ के बीच गर्दन बिल्कुल स्पष्ट सी हमको दिखाई देने लग जाती है, फर्क होने लग जाता है और छाती भी चौड़ी हो जाती है। नवजात शिशु जो है उसके हाथ पैर जो छोटे हुए मुड़े हुए से हमको दिखते हैं ना, उंगलियां छोटी और कोमल सी होती हैं, क्योंकि अस्थियां पूरी तरह से विकसित नहीं होती। लेकिन जन्म बाद में जब हाथ और पैरों का बहुत तेज़ी से जब विकास होने लगता है तो इस अवस्था में हाथ और पैरों के विकास के कारण बालक के हाथ और पैरों में विभिन्न जो हाथ और पैर होते हैं वो विभिन्न क्रिया करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे 2 वर्ष की अवस्था तक पैर जो जन्म के समय के कंपैरिजन में हम देखें तो 4% अधिक विकसित हो जाते हैं, और जन्म के समय जो शिशुओं की टांगें बाहें की तुलना में जो छोटी सी दिखाई देती है हमको, लेकिन बाद में टांगों का विकास, निचला जो हिस्सा होता है उसका विकास तेज़ी से होने लगता है और बाहों का जो विकास है वो थोड़ा कम हो जाता है। इस कारण से लंबाई हमको निचले हिस्से में पाँव में ज़्यादा दिखाई देती है, टांगें ज़्यादा लंबी दिखाई देती हैं। इसी प्रकार है मांसपेशियों व वसा उत्तक जो होते हैं उनका विकास। तो मांसपेशी शरीर को जो हमारे क्या काम करती हैं, वो उनका मेन रोल क्या होता है, मसल्स का क्रियाशीलता देना, उसके कारण ही हमारे शरीर में एक्टिविटी होती है। तो ये क्रियात्मक विकास में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, और जो भी शारीरिक क्रियाएं हम करते हैं उसमें बैलेंस स्थापित करने का काम भी इन मांसपेशियों का ही होता है ना। तो नवजात शिशु की जो मांसपेशियां होती हैं वो कोमल और अविकसित होती हैं, है ना, और अस्थियों से चिपकी भी रहती हैं, जिसके कारण जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशुओं की जो जब काम करते हैं तो वो बहुत शिथिलता सी दिखाई देती है, उनमें बैलेंस भी नहीं होता। किंतु धीरे धीरे जो मसल्स होती हैं तो वो लंबी होने लगती है, मोटी होने लगती हैं, है ना, लंबाई और मोटाई में वो अधिक होने लगती हैं। और मांसपेशियों की जब मोटाई जितनी ज़्यादा अधिक होती है उतना ही वो शारीरिक जो उसकी एनर्जी लेवल होता है ना, शारीरिक शक्ति का विस्तार उतना ही अधिक होता है। और इसमें जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए तो साइंटिस्ट्स ने ये भी देखा कि बालिकाएं जो होती हैं ना, गर्ल्स की मांसपेशियां बालकों की, लड़कों की मसल्स की अपेक्षा लचीली और कम शक्तिशाली होती है, इसीलिए कहते हैं लड़के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जब संपूर्ण मांसपेशियां, जो शरीर की मांसपेशियों पर जब वसा की तह जमती जाती है तो शरीर के अंदर कुछ सुडौलता सी आने लगती है, कुछ एक प्रॉपर सा शेप दिखाई देने लगता है, अच्छा सा दिखने लगता है। और जो वसा की जब हम बात कर लें तो बहुत चीज़ों पे ये वसा डिपेंड करती है। किसी भी बालक के शरीर में जो वसा है वो उसकी हेरिडिटी के कारण, जैसे कई फैमिली में ही देखते हैं कि सब ऐसे गोलू मोलू से दिखाई देते हैं, क्योंकि वो फैट एक्यूमुलेशन, उसके वसा का जो जमाव होता है वो ज़्यादा होने लगता है ना। तो शरीर की रचना किस तरह की है, बोन्स का वेट क्या है, मसल्स कितनी हैवी है, इस सब पर निर्भर करता है उसका कि आहार किस तरह का ले रहा है ना। कि जैसा अगर उसने सपोज़ फैटी फूड्स वगैरह ज़्यादा उसका इंटेक है तो वो फैट उसके एक्यूमुलेट होने लगेगी और वो मांसपेशियों में के ऊपर जमा होने लगेगी। और जन्म के 2 वर्ष तक वसा की मात्रा
बढ़ती ही जाती है ना। और फिर जब वो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करने लगता है बालक, बहुत ज़्यादा शारीरिक क्रियाकलाप करता है, तो बालक की क्रियाशीलता की वृद्धि के कारण वसा ऊर्जा का उपयोग होने लगता है, और फिर वापस उसका वजन कम होने लगता है, या मांसपेशियों में वसा का जमाव कम होने लगता है।